example 1. It states that if A, B and C are 3 points on a line and B lies between A and C, which is shown in the figure 5.7, then prove that AB plus BC is equal to AC. That is what the question is saying. आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इट्स वेरी सिंपल, देख के ही पता चल रहा है, लेकिन हम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, देख के ही पता चल रहा है ऐसा नहीं लिख सकते. व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें कोई ना कोई एक्सियम्स जो हमने आगे देख लिए, कुछ पॉस्टुलेट्स जो हमने पढ़ लिए, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमें इन्हें प्रूव करना है. तो लेट अस सी. तो पहले तो गिवन और टू प्रूव लिख देंगे. गिवन में हमें दे रखा है दैट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, तो ये लिख दिया. टू प्रूव करना है जो वो लिख दिया. नाउ लेट अस सी द प्रूफ. प्रूफ इज, पहला स्टेटमेंट होगा दैट वी कैन सी दैट फ्रॉम द गिवन फिगर वी कैन से दैट ए सी, ये पूरा ए सी जो है, इट कोइंसाइड्स विथ ए बी प्लस बी सी. तो ए बी और बी सी को एडिशन के ऊपर ए सी कोइंसाइड कर रहा है, वो तो हमें फिगर से पता चल रहा है. ऑल्सो यूक्लिड का एक्सियम 4 ये कहता है that the things which coincide with one another are equal to one another. Remember those axioms, आगे हमने किए थे, नहीं याद आ रहे तो चेक आउट अवर फर्स्ट वीडियो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. तो वहाँ पे हमने देखा था that the things which coincide with one another are equal to one another. You may avoid writing these numbers. Numbers are not important. The thing which is important is axiom. कि आपको सिर्फ लिखना है कि ये यूक्लिड का एक्सियम था. ऐसा अगर आपने लिख दिया कि भाई कोइंसाइड कर, जो चीज़ कोइंसाइड करती है वो इक्वल टू वन अनदर, तो आपका प्रूफ पूरा हो गया. एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए सी और ए बी प्लस बी सी जो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं आर ऑल्सो इक्वल. हैंस डन, वी आर प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड इट. नाउ मूविंग ऑन टू एग्जांपल नंबर 2. हाँ बस उतना ही था, टेंशन मत लेना, उतना ही प्रूफ होता है. Prove that the equilateral triangles can be drawn, constructed on any given line segment. तो एक लाइन सेगमेंट दे रखी है यहाँ पे, लेट अस से ए बी इज द लाइन सेगमेंट गिवन. वही चीज़ हमने यहाँ पे गिवन में भी लिख दिया. हमें प्रूव करना है that an equilateral triangle can be constructed on this line segment AB. So before going on to prove it, we need to construct something. Let us see what are the construction. तो पहले let us construct सर्कल. सर्कल बनाने के लिए हमें सेंटर और रेडियस चाहिए. तो टेकिंग ए एज अ सेंटर एंड ए बी एज अवर रेडियस, तो ए बी रेडियस लिया और सेंटर ए लेकर हमने एक सर्कल बनाया. सिमिलरली बी को हमने सेंटर रखकर टेकिंग बी एज अ सेंटर और बी ए रेडियस हो, बी ए को रेडियस बनाकर हमने दूसरा सर्कल बनाया. तो दो सर्कल बनाए, एक में सेंटर ए लिया, एक में सेंटर बी लिया. एंड लेट अस से दैट दीज टू सर्कल्स intersect each other at point C. तो let us see ये कंस्ट्रक्शन कैसा दिखेगा. तो फिगर 2 आपको दिख रहा है, दैट इज अवर कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से C पॉइंट पे मीट होते हुए दिखेंगे ये सर्कल. फिर ये जो पॉइंट C है उससे लेकर A तक की एक लाइन सेगमेंट AC और BC, ऐसे दो लाइन सेगमेंट बना देंगे तो हमें एक ट्राइंगल ABC मिल जाएगा. अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल बना है, दिस ट्राइंगल इज नथिंग बट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. लेट अस सी हाउ टू प्रूव दिस. ए बी इज इक्वल टू ए सी. वाई इज ए बी इक्वल टू ए सी? क्योंकि आप देखोगे ए को जब सेंटर रखकर आपने ये सर्कल बनाया था, तो ये ए सी और ये ए बी आर द रेडियस, तो दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, करेक्ट. So the AB is equal to AC. Similarly, we can say that AB is equal to BC. ऐसा क्यों? तो वो भी सेम, they are also the radius of the same circle. कौन सा? वो दूसरे वाला सर्कल, B को जब सेंटर रखकर हमने जो सर्कल बनाया था उसके बारे में. ठीक है, तो BA और BC, तो AB is equal to AC. BA बोले या AB बोले मतलब तो सेम होता है, ये याद रखिएगा. तो दे बोथ आर इक्वल, ये दो चीज़ हमें पता चली. तो ये दोनों से हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर वी कैन से that AB is equal to BC is equal to AC. Why? Because things which are equal to same things are equal to one another. ऐसा हमने एक एग्जाम में पढ़ा था. तो AC जो है वो AB के साथ इक्वल है, BC जो है वो AB के साथ इक्वल है, मतलब they both are also equal and therefore all the three are equal. And if all the three line segments are equal, hence triangle ABC is nothing but an equilateral triangle.
मूविंग ऑन टू द थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट हो रहा है। उसका क्वेश्चन 1 है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, एंड ऑल्सो द गिव यू द रीजंस व्हाई इट इज ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ट्राई टू गेस द आंसर और टेल द आंसर। Let us see the solution. It's a false statement. Obviously it's a false statement because there can be infinitely many number of lines which can be drawn through a single point. एक पॉइंट में से हजारों करोड़ों infinite lines पास हो सकती है। Second, there are infinite number of lines which can pass through two distinct points. Axiom 5.1 याद करो, दो distinct point में से एक यूनिक लाइन पास होती है। यहाँ पे बोल रहा है infinite lines पास होगी। Is it a true statement? Obviously not. It's a false statement. So through two distinct lines there can be only one line or a unique line that can be drawn. Axiom 5.1. Number 3, a terminated line can be produced indefinitely on both sides. सुना हुआ होना चाहिए। axiom याद कीजिए, कहीं पे आपको ये axiom में पढ़ा था ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा, और postulate if I am not wrong, sorry postulate में पढ़ा था। तो yes, a line can be a line that is terminated can be indefinitely produced on both the sides, as a line can be extended indefinitely or infinitely. Number 4, if two circles are equal then the radii are equal. अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे। सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। व्हाई इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट? क्योंकि अगर दो सर्कल इक्वल है दैट मीन्स दे विल सुपर इम्पोज ईच अदर, दैट इज दे विल कोइंसाइड, and those that coincide will have their they will have the radius and circumference equal. So radius of the two circles are equal when the two circles are equal. Fine. Moving on to the fifth question, or yes, question number 1 का पांचवा क्वेश्चन। यहाँ पे फिगर 5.9 दे रखा है। यू कैन सी दैट इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बोल रहा है अगर ए बी पी क्यू के साथ इक्वल है और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के साथ इक्वल है, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट? इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट? व्हाट डू यू थिंक? ओके, यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम ही कहता था दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। Moving on to the next question now. Question number 2. Give a definition for each of the following terms. यहाँ पे जो नीचे terms दिए गए उनकी definition देनी है, and it is also asking us that are there any other terms that needed to be defined first. यानी कोई ऐसी definition जो हमें पहले पता होनी चाहिए ताकि ये जिनको इस्तेमाल कर हम इसकी definition दे सकेंगे, and what are they and how might you define them. तो let us see. क्या पैरेलल लाइंस ऐसे ही डिफाइन हो जाएगी? मुझे पैरेलल लाइंस क्या होती है? हम जनरली ऐसे कह सकते हैं पैरेलल लाइंस आर लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कह सकते, ऐसा हमने पढ़ रखा है। लेकिन व्हेन आई से दिस, इसमें एक शब्द है लाइन। लाइन यानी क्या? तो मतलब आई नीड टू डिफाइन लाइन। सो देर आर फ्यू टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो लेट अस सी कौन कौन से टर्म्स है जिसका डेफिनेशन हमें पहले बताना पड़ेगा। तो येस, देर आर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। दे आर नंबर 1, पॉइंट। पॉइंट का डेफिनेशन बताना जरूरी है। ऑब्वियसली इट इज अ टर्म दैट कैन नॉट बी डिफाइंड करेक्टली, जिसका डेफिनेशन परफेक्ट वे में नहीं हो सकता, बट वी नीड टू गेट एन आइडिया ऑफ इट। तो यहाँ पे पॉइंट, अ डायमेंशनलेस पॉइंट डॉट विच इज ड्रॉन ऑन अ प्लेन सरफेस कैन बी कॉल्ड एज अ पॉइंट, एंड अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट्स। पॉइंट के कोई पार्ट्स नहीं होते, मतलब कि ना लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना हाइट होती है, कुछ नहीं होता है। इट इज अ कंप्लीटली डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सेकेंड थिंग, अ लाइन। व्हाट इज अ लाइन? अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट्स दैट हैज ओनली लेंथ एंड नो ब्रेथ कैन बी नोन कॉल्ड एज अ लाइन, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द डायरेक्शंस। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, ऐसा कहा जा सकता है। एक ऐसी चीज है जिसकी ब्रेथ नहीं है, सिर्फ लेंथ है, दैट्स व्हाई इट्स अ लाइन। Moving on to the third thing that need to be defined first, it's a plane. What is a plane? It can just be not be defined, but it can only be understood that it's a surface of a wall or a smooth paper or the screen, mobile screen, or a
laptop screen that you are watching right now this video on, all these are plane. What is a ray? So ray is a part of a line L which with only one end point and extends infinitely in one direction. तो एक लाइन का वो पार्ट जिसका एक एंड पॉइंट है और दूसरी साइड में वो इन्फाइनाइटली जाती जा रही है. ठीक है. What are the next? Okay, circle. Circle is what? It's a set of all points which are equidistant from a fixed point. ये सर्कल की डेफिनेशन होती है कि एक पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से जितने भी सारे पॉइंट्स जो इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लो तो व्हाट यू गेट इज अ सर्कल. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल. एंड द क्वाड्रिलेटरल. व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? इट्स अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स. फाइन. इतने डेफिनेशंस आपको पता होंगे तो ये डेफिनेशंस को आप सही ढंग से बता पाओगे, बिकॉज दीज आर द टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट बिफोर डिफाइनिंग ऑल दिस टर्म्स. लेट अस सी इनका डेफिनेशन हम कैसे करेंगे. Parallel lines. Parallel lines are those lines which never intersect with each other, and also the perpendicular distance between them is always constant. What does this mean? सेकेंड वाली लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है L और M, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे निकालूं या इस जगह पे निकालूं या थोड़ा दूर जाके निकालूं या इनफाइनाइट पे जाके निकालूं, it is always constant. Perpendicular lines. The lines which are those lines, perpendicular lines are those lines which intersect each other in a plane at a right angle. तो वो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है. ऑब्वियसली इन अ प्लेन, दोनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, अलग अलग प्लेन में नहीं होने चाहिए. लाइन सेगमेंट्स. व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? सो व्हेन अ लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड any further because of its two end points, then the line is known as a line segment. Basically it's a truncated line. एक ऐसी line जिसको आपने तोड़ दिया है, दो end point आ गए हैं. So a line segment has two end points. It has to have an end point. It cannot be extended on any either side. यहाँ पे खत्म हो जाती है line segment. Line segment खत्म हो जाती है, line खत्म नहीं होती है. Line is infinite. Then radius of a circle. Radius of a circle is nothing. बट देखो, अब सर्कल का डेफिनेशन पता है तब जाके आप रेडियस ऑफ अ सर्कल को डिफाइन कर सकते हो. बिना सर्कल के डेफिनेशन के आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते थे. ठीक है. अब रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो आप सर्कल के सर्कम्फरेंस में कोई भी एक पॉइंट ले लो, वहाँ से लेकर वो फिक्स्ड पॉइंट जो सर्कल था, जो सेंटर था, वहाँ तक का ये जो लाइन सेगमेंट आप खींचोगे, दिस लाइन सेगमेंट इज योर रेडियस. ओके. तो इसलिए आपको रेडियस सर्कल की डेफिनेशन ज़रूरी थी. क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन स्क्वायर के लिए ज़रूरी थी. अगर क्वाड्रिलेटरल बोला, यहाँ पे शब्द हमने डेफिनेशन में क्वाड्रिलेटरल लिख दिया, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा. तो इसलिए वो टर्म पहले डिफाइन करना ज़रूरी है, तब जाके स्क्वायर की डेफिनेशन हम कंफर्म कर सकते हैं. व्हाट इज अ स्क्वायर? इट्स अ क्वाड्रिलेटरल. बट विच काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल? विच हैज़ 4 साइड्स इक्वल एंड इट्स ईच इंटरनल एंगल इज राइट एंगल. उसका हर एक अंदर का एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है. क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर 2 postulates गिवन बिलो. यहाँ पे 2 postulate दिए गए. फर्स्ट postulate इज गिवन एनी 2 distinct points A and B, there exists a third point C which is between A and B. तो आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, उसके बीच में एक तीसरा पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, C पॉइंट. ऐसा ये पहली लाइन बता रही है. दूसरी लाइन बता रही है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 points विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन. तो 3 पॉइंट आपके पास मिनिमम ऐसे 3 पॉइंट हो सकते हैं जो एक ही लाइन पे ना हो. तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है. लेकिन अब करना क्या है इसका, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है डू दिस पॉस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म. कोई भी अनडिफाइंड टर्म है. अनडिफाइंड टर्म 3 हुआ करती थी. पॉइंट, देयर इज लाइन एंड द प्लेन. दीज आर 3 अनडिफाइंड टर्म्स. तो यहाँ पे कहीं पे भी अनडिफाइंड टर्म्स है. ऑब्वियसली ये रहा पॉइंट अनडिफाइंड टर्म है,
यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, इट्स एन अनडिफाइंड टर्म, सो डेफिनेटली देयर आर सम अनडिफाइंड टर्म्स। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आर दिस पॉस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब समथिंग दैट डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं तो इट्स कंसिस्टेंट। एंड डू दे फॉलो द यूक्लिड्स पॉस्टुलेट्स, क्या कोई यूक्लिड्स पॉस्टुलेट को ये फॉलो कर रहे हैं, एक्सप्लेन कीजिए। लेट अस सी द सॉल्यूशन। Yes, these postulates contains an undefined term, point and line, already mentioned by me. Also, these postulates are consistent. Why? Because they deal with two different situations. जैसे कि पहली वाली सिचुएशन में C is lying on a line segment AB between A and B. दूसरी वाली सिचुएशन में C does not lie on a line segment AB. दो अलग ही सिचुएशन है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन नहीं है, ये टू आर completely different situations. And if they are different situations and not contradicting each other, and that's why we can say that the postulates are consistent. Consistent का मतलब contradict नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को विपरीत, एक दूसरे को contradict नहीं करता हुआ होना चाहिए. The contradict is a word. I mean, if I am not getting the Hindi word for it, go and Google it. You will get it if you want the Hindi word. Moving on to the last third question, it says that does it follow any Euclid postulates? No, it does not follow any of the Euclid postulates. But however, it follows one of the axiom. कौन सा axiom याद करो? Axiom number 5.1. Given two distinct points, there is a unique line that passes through them. So the next question is question number 4. It says that if a line C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC. तो एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर और वो किस तरीके से है, द पॉइंट सी सच दैट ए सी और बी सी ये दोनों की लेंथ बराबर है. वी नीड टू प्रूव दैट ए सी इज हाफ ऑफ ए बी. तो लेट अस सी हाउ टू प्रूव इट. सो फर्स्ट वी हैव रिटन द गिवन ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड टू प्रूव ये दोनों लिख दिया. अब प्रूफ में कैसे स्टार्ट करेंगे, तो वी कैन स्टार्ट विथ सेइंग दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी विच इज गिवन टू अस. Now, if I add AC on both the side, अगर मैं दोनों साइड पे AC को ऐड कर दूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, तो भी इक्वल ही रहेगा दोनों साइड. अब वो दोनों साइड इक्वल क्यों रहेगा, उसका रीज़न आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा दैट इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. कैसा पता चला, देखो AC और BC इक्वल है, सो इन दिस इक्वल्स आई हैव एडेड इक्वल्स दैट इज AC, दोनों तरफ मैंने AC को ऐड किया. दीज टू वर इक्वल और दोनों तरफ मैंने AC को ऐड किया. सो व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल, दिस इज द होल, द होल ऑन बोथ द साइड आर इक्वल. तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है इन प्रूफ. तो ये इक्वल हो गया एंड देयरफॉर व्हाट आई कैन से इज AC प्लस AC इज 2AC विल बी इक्वल टू BC प्लस AC. नाउ फ्रॉम द फिगर व्हाट वी कैन से BC प्लस AC जो है वो AB के बराबर है, और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज दे कोइंसाइड, द टू थिंग्स कोइंसाइड, द थिंग्स दैट कोइंसाइड आर इक्वल टू ईच अदर. ये भी एक्सियम है, तो वो भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे एज इट कोइंसाइड्स विद द लाइन सेगमेंट AB. एंड देयरफॉर वी कैन से दैट AC इज इक्वल टू 2 times of AC is nothing but 2 times of AC is equal to AB. ठीक है, वी हैव जस्ट रिप्लेस दिस BC प्लस AC को रिप्लेस कर दिया AB के साथ. सो 2 times AC is AB विच इम्प्लाइज दैट, व्हाट डज दिस इम्प्लाई, अगर 2 को उस तरफ लिया जाए तो AC विल बी इक्वल टू हाफ AB. एंड इफ यू सी दिस वॉज एग्जैक्टली व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव, AC शुड बी इक्वल टू हाफ AB, एंड सो वी कैन से दैट इट्स प्रूव्ड. So the next question is question number 5. The question says that in question number 4, point C is called the midpoint of the line segment AB. तो आगे जो हमने point C था वो हमने देखा कि it's a dividing line segment AB in equal 2 parts, मतलब कि C is the midpoint. ठीक है, now we need to prove that this segment this C is the unique point. It's the only one and the only one midpoint. तो हम गिवन और टू प्रूव लिख देंगे जैसे यहाँ पे दे रखा है. C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB दैट इज़ गिवन टू अस, और वी कैन से दैट AC इज हाफ AB जैसा अभी हमने प्रूव किया आगे. एंड टू प्रूव इज दैट C इज़ यूनिक. हाउ डू वी प्रूव इट,
वी प्रूव इट इन अ यूजुअल सेंस, हम उसको वी विल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि हम पहले एज्यूम करेंगे कि जो दिया गया है, जो हमें प्रूव करना है वो गलत है, उसके अपोजिट को एज्यूम करेंगे। जैसे कि लेट द गिवन लाइन ए बी हैव नॉट वन बट टू मिड पॉइंट्स एंड लेट अस कॉल दिस मिड पॉइंट्स एज सी एंड डी। बाय द वे, ये जो डायग्राम है, डायग्राम में थोड़ा टाइपो है, यू कैन सी हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, सो दिस इज नॉट डी, इट्स बी ओवर हियर, एंड यहाँ पे ये बी पॉइंट नहीं है, दिस पॉइंट इज डी। जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस। Okay, so after we have assumed that there are two midpoints C and D, so what can we say? So if C is the midpoint of AB, that means AC should be equal to CB, correct? The two parts should be equal. That means also one more thing we can say is that AC plus CB is equal to AB because they coincide with each other, and therefore what we can say is, यहाँ पे हम ये CB की जगह पे AC रिप्लेस कर दे तो AC plus AC is 2AB and therefore 2 times of AC is equal to AB. Finally, this is just exactly the copy of question number 4. क्वेश्चन 4 में से जितना लिखा था वो पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर दिया 2AC इक्वल टू AB तक का। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरा पार्ट, जिसमें हम वापस से ले रहे कि इफ़ D इज़ द मिड पॉइंट, अगर D मिड पॉइंट होता तो वही सेम प्रोसीजर, AD इज इक्वल टू DB क्योंकि D मिड पॉइंट है। ऑल्सो वी कैन से दैट AD प्लस DB इज इक्वल टू AB बिकॉज दे कोइंसाइड विद ईच अदर, जो कोइंसाइड होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। एंड इफ वी रिप्लेस दिस AD बाय AD, DB को अगर AD से रिप्लेस कर दे तो व्हाट विल गेट इज AD प्लस AD इज AB एंड दैट इज 2AD इज इक्वल टू AB। सो द टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 2AC इज इक्वल टू AB and equation number 2 says 2AD is equal to AB. If two things are equal to same thing, they are equal to one another, ऐसा हमने एक एक्सियम पढ़ा था, तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। So if we compare 1 and 2, what we can say is 2AC is equal to 2AD and the reason would be this, that the things which are equal to same things are equal to one another. Yes, we need to write this bracket, bracket में reason लिखना compulsory है। So if we सब दोनों तरफ से 2 हटा दे तो हमें AC इक्वल टू AD मिल जाएगा। अब ये 2 हटा दिया, ऑब्वियसली नॉर्मल केस में तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देते, बट दिस इज ज्योमेट्री एंड यहाँ पे आपको रीज़न बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो AC और AD का डबल अगर इक्वल है तो AC और AD भी इक्वल ही होंगे। तो इस प्रकार से हम रीज़न के साथ यहाँ पे AC इक्वल टू AD तक पहुँच गए। सो व्हाट डू यू थिंक, इसके आगे अब क्या बाकी बचा? दैट्स इट। हमें क्या बताना था कि C जो है वो यूनिक है, तो अगर AC और AD इक्वल है उसका मतलब हो गया दैट C एंड D आर नॉट डिफरेंट पॉइंट्स बट दे आर दी सेम पॉइंट्स, which actually is contradictory to what we have already assumed, and henceforth we can say that the line segment cannot have more than one midpoint, it can have only one and only one midpoint, and hence proved. Moving on to our question number 6. Question 6 says that figure 5.10 अगर AC is equal to BD है इसके अंदर, then prove that AB is equal to CD. तो just have a look at this figure. हम given और to prove लिख देंगे। given में AC is equal to BD लिख दिया, to prove AB is equal to CD. Let us see how we will prove. तो proof में हम कहेंगे that from the given figure what do we get? We get that AC is equal to AB plus BC because they coincide. ऐसा हमने आगे भी कर रखा है। AD लाइन सेगमेंट है, सॉरी AC लाइन सेगमेंट है, तो AB प्लस BC किया तो दे दोनों कोइंसाइड हो रहे, तो हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। सिमिलरली BD लेंथ, हम BD के बारे में बात करें तो BD इज मेड अप ऑफ व्हाट? BD इज कोइंसाइडिंग विद BC प्लस CD, तो BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, which implies that AB plus BC should be equal to BC plus CD. Why is it so? ये दोनों इक्वल क्यों होने चाहिए? ये दोनों इसलिए इक्वल होने चाहिए because AC और BD इक्वल है which is given to us. So if AC and BD are equal, that means AC की जगह पे हम AB plus BC लगा सकते हैं और BD की जगह पे BC plus CD लगा सकते हैं।
straightforward. Okay, so now what do we have? We have this AB plus BC एक तरफ, BC plus CD एक तरफ, और दोनों तरफ से अगर मैं BC को माइनस कर दूँ, so subtracting BC from LHS and RHS of this equation, what do we get is this equation. दोनों में से BC माइनस हो जाएगा. तो when the equals are subtracted from equals, the remainders are also equal, that is AB and BC will be now equal. That is what it is saying. Sorry, AB is equal to CD. यहाँ पे CD कट नहीं हो रहा है, BC कट हो रहा है. तो yes, AB is equal to CD, and hence proved. That was what we were supposed to prove. Fine. Let us move on to the next question now. Question number 7. Why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? तो axiom 5 को, note that it is not fifth postulate, axiom 5 के बारे में बात हो रही है. तो axiom 5 universal truth क्यों कहा जाता है? तो चलो पहले axiom 5 क्या था वो देख लेते हैं. तो axiom 5 says that the whole is always greater than the part. जो whole होता है वो part से हमेशा बड़ा होता है. तो देखो, for example, there is a cake. When it is whole, that is it's complete, let us assume that it measures 2 kg, 2 किलो का है. अब उसमें से हमने थोड़ा पार्ट निकाल दिया. If we take out some part and then weigh it again, what do you think, what would be the weight? Will it be more than 2 kg or less than 2 kg? Obviously it will be less than 2 kg. That means that the whole जो 2 kg का था पूरा केक, वो उसके पार्ट से जो अभी जो बाकी बचा जितना पार्ट, उससे हमेशा बड़ा ही होगा. You can never have a whole which is greater than the parts. जो उसके टुकड़े हैं, टुकड़ों से बड़ा, ज़्यादा टुकड़ों से छोटा नहीं हो सकता. Whole will always be greater than the part. That is what the axiom says. अब ये जो कंडीशन है क्या सिर्फ मैथ्स में लागू पड़ेगी या that can be applied to everywhere? तो यहाँ पे देखो केक के एग्जाम्पल में भी हमने इसे अप्लाई किया. This means that it can be applied everywhere, even outside the sphere of mathematics, and hence we can say that this axiom is nothing but a universal truth. So the fifth axiom of the Euclid is true for all the materials in the universe, and hence axiom 5 is in the list of universal truth. Now example number 5. Example number 3. Consider the following statement. It says that there exists a pair of a straight line that are everywhere equidistant from one another. Is this statement a direct consequence of Euclid's fifth postulate? यहाँ पे postulate है. Question बोल रहा है कि there exists a pair of a straight line. A pair of a straight line, ये दो pair मतलब दो straight line बना दी, which is equidistant everywhere. सब जगह पे उन दोनों के बीच का distance equal है. और equidistant का मतलब distance का मतलब it is always perpendicular line. तो perpendicular distance जो हो रहा है ये दोनों लाइन के बीच में सब जगह पे सेम है. क्या ये स्टेटमेंट यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट के ऊपर से आया हुआ है? ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है. तो फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या था वो देख लेते हैं. आंसर इज यस, डेफिनेटली. तो फिफ्थ पॉस्टुलेट कहता है हमें दैट प्लेफेयर एक्सियम्स जो है वो भी फिफ्थ पॉस्टुलेट से ही निकाला गया है. तो प्लेफेयर एक्सियम को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं. टेक एनी लाइन एल एंड अ पॉइंट पी विच इज नॉट ऑन लाइन एल, देन अकॉर्डिंग टू द प्लेफेयर एक्सियम व्हाट वी कैन से इज दैट विच इज इक्विवेलेंट टू द फिफ्थ पॉस्टुलेट, वी कैन से दैट there is a unique line M which is passing through P and parallel to L. ये प्लेफेयर एक्सियम ही था, if you can remember, if you can recall it, कि अगर मेरे पास एक लाइन L होती है और एक पॉइंट P है which is not on L, then I can pass a unique line M which is passing through P and parallel to L. करेक्ट? तो बस वही चीज़ को यहाँ पे हमने स्टार्ट किया समझाने के लिए. Now the distance of a point from a line is the length of a perpendicular from the point to the line. मतलब अगर एक लाइन है और एक पॉइंट है तो what is the distance between this point and the line? Is it this distance? Is it this distance? Is it this distance or this, the perpendicular one? The answer would be this perpendicular one. ये PM जो है that is what you call it as distance between the point and the line. Remember that. तो if we know that कि distance का मतलब होता है perpendicular line का distance जो होता है वो, तो फिर for a given two lines,
अगर आपके पास दो लाइन है L और M, वो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा? तो लाइन L और लाइन M, तो L के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका M से डिस्टेंस पॉइंट मेजर करना हो तो परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी। M के ऊपर से कोई पॉइंट ले लो, उधर से आपको L तक का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी। सो हियर वी कैन से दैट द डिस्टेंस विल बी सेम फॉर एनी पॉइंट ऑन M एंड L एंड एनी पॉइंट ऑन L फ्रॉम M। तो M के ऊपर से L का डिस्टेंस, L के ऊपर से M का डिस्टेंस विल बी सेम। फाइन। तो यानी पैरेलल लाइंस जो होती है उसी में ऐसा होता है, और वो प्लेफेयर एग्जाम हमें पैरेलल लाइंस बताता था, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से यस दिस लाइन इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। सो these two lines are everywhere equidistant. Exercise 5.2 का question number 1. How would you rewrite the Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? हाँ, Euclid's fifth postulate आपको पता ही है, मैथ को घुमा दिया है पूरा, समझ में नहीं आता। तो इट इज़ आस्किंग अस कि ये वाली लाइन को, ये फिफ्थ पॉस्टुलेट को थोड़ा ईजियर फॉर्म में लिख के बताओ। आप खुद ही लिख के बताओ, हमें ही आप ये टास्क दिया गया है लिखने के लिए। तो ये रहा फिफ्थ पॉस्टुलेट, यहाँ पे लाइन लिख रखी है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. That is, the Euclid's fifth postulate is about parallel lines that we can say. तो देखते हैं इसको easier form में कैसे लिखा जा सकता है। तो one of the ways this, point P does not lie on a line L, then we can draw a line through P which will be parallel to that of the line L. तो ये एक easier way हो गया। ये प्लेफेयर एक्सियम जो था उसी को मैंने बता दिया, and प्लेफेयर एक्सियम is definitely easier to understand than the fifth postulate जिस तरीके से formulate किया गया है। And one more way is this, there can be only one line that can be drawn through a point P which is parallel to the line L. तो एक लाइन L है, पॉइंट P है, वहाँ से सिर्फ एक ही लाइन बनाई जा सकती है। तो these are the two very easier form to understand, easier way to write the fifth postulate. Now the question number 2. When does the Euclid's fifth postulate imply that the existence of parallel line? Explain. तो यूक्लिड फिफ्थ postulate से क्या हमें parallel lines का existence मिलता है? तो yes, definitely. वही तो है फिफ्थ पॉस्टुलेट, इट इज़ ऑल अबाउट पैरेलल लाइंस। भले ही पैरेलल लाइंस शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, बट देन इट इज़ अबाउट दैट, राइट? तो यस, इट वी डू गेट द existence of parallel lines from Euclid's fifth postulate, and the answer would be yes. And now to explain, how do we explain that? So let us try to explain. So according to the fifth postulate, what can we say? The fifth postulate says that when a line N falls on line L and M, if A1 plus 2, ये angle 1 plus angle 2 अगर 180 से छोटा है, then when these L and M are produced further, they will intersect. ठीक है, that is what the Euclid's fifth postulate was. But if A1 plus 2 जो है अगर वो 180 हो और angle 3 plus angle 4 भी 180 हो, तो क्या होगा? Then the line L and M will neither meet at the side of 1 plus 1 and 2 or angle 3 और angle 4. तो अगर 1 plus 2 का एडिशन 180 है, 3 plus 4 का एडिशन भी 180 हो, तो एंगल ये लाइन L जो है और ये लाइन M जो है वो एक दूसरे को कोई भी साइड पे एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेगी. सो दे विल नेवर मीट ईच अदर. एंड व्हाट डू वी कॉल सच लाइन्स? वी कॉल सच लाइन्स एज पैरेलल लाइन्स. Thus, we can say that postulate 5 is all about parallel lines. So L and M will never intersect each other, and therefore it can be said the lines are parallel to each other.